बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के नेम से हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं और वो ये है कि सबसे पहले तो हमारे पास आरसी यूज़ हुआ है जो हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए स्टैंड कर रहा है। और कैपेसिटेंस के लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है। और दूसरा वर्ड जो हमारे पास यूज हुआ है वो है एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस कि जिसमें हम एक वीक सिग्नल यानी हमारे पास जिसका एम्पलीट्यूड कम है ऐसा सिग्नल सेंड करें और हमारे एज एन इनपुट और हमारे पास जो दूसरे टर्मिनल पे आउटपुट मिले वो एम्पलीट्यूड में इससे कहीं गुना ज़्यादा हो। तो ऐसी डिवाइस जो एक वीक सिग्नल को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करती है उसको हम एम्पलीफायर कहते हैं। अब एज नेम शोज के रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके जो एम्पलीफायर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं आज हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। एम्पलीफायर से बात शुरू करते हैं क्योंकि एम्पलीफायर की टर्म से हम पहले भी वाकिफ़ हैं और एम्पलीफायर के बारे में हम ये कहते हैं कि एम्पलीफायर कई तरह के हो सकते हैं। एम्पलीफायर को हम कई बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम एम्पलीफायर को उसके इनपुट में जो चेंज आना है उसके अकॉर्डिंगली देखें, अगर चेंज के अकॉर्डिंगली देखें तो हम उसको करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर में जो है वो डिवाइड करते हैं, उसकी कैटेगरीज बना देते हैं। अगर हम उसको उसके यूज़ की बेस पे देखें कि हमने एम्पलीफायर को किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमारे पास जो एम्पलीफायर है हम उसको कहते हैं हमारे पास ऑडियो एम्पलीफायर है, हमारे पास डीसी एम्पलीफायर है या रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर है। अगर हम उसकी कंस्ट्रक्शन की बेस पे देखें कि उसकी कंस्ट्रक्शन में हम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें तो उसमें से एक कैटेगरी हमारे पास आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि हमने उसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना होता है और हमारे पास जो सिग्नल आता है वो एम्पलीफाइड होता है। तो अब हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की डायग्राम देखते हैं। ओके, अगर अब हम इस डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास हमारी इनपुट है और यहाँ पे ये वो वीक सिग्नल है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं। इसको एज ओवरऑल देखें तो हमारे पास ये जो सर्किट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसको हम डबल स्टेज एम्पलीफायर कह सकते हैं। इसमें हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड तो किया है लेकिन जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है क्योंकि यहाँ भी हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ भी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। जब हम ये वीक इनपुट देते हैं उसके आगे हमने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। अब कैपेसिटर का यहाँ पे क्या यूज़ है कि वो एसी को तो अलाउ करता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है, वो डीसी को पास नहीं होने देता, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो एम्पलीफायर है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 2 रेजिस्टर लगाए गए हैं, वन इज R1 एंड अदर इज R2। इन दोनों रेजिस्टर्स का काम क्या है कि जो हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे ये काम करते हैं और इसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल हो उसकी वैल्यूज़ प्रॉपर यूज़ हो तो हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर इस्तेमाल करते हैं। ये NPN ट्रांजिस्टर है, एज यू कैन सी हमारे पास ये N और बेस P एंड दिस इज N पार्ट। बेस जो है वो इनपुट बेस पे दी जा रही है जैसे कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में होता है। एमिटर जो है वो कॉमन है और कलेक्टर पे हमें आउटपुट मिलती है, ठीक है। हमें यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी नाउ आप ये देख रहे होंगे कि ये हमारे पास जो CE है, ये जो कैपेसिटर हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि एम्पलीफायर तभी प्रॉपरली वर्क करता है जब उसका क्यू पॉइंट स्टेबलाइज्ड रहे, उसका क्यू पॉइंट शिफ्ट ना हो, उसका स्टेबलाइजेशन पॉइंट शिफ्ट ना हो। क्यू पॉइंट के बारे में हम सब जानते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि उसका क्यू पॉइंट जहाँ था वहीं रहे ताकि एम्पलीफायर वर्क कर सके। फर्दर हम ये देखते हैं ये कैपेसिटर हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है। अब हमारे पास जो इनपुट आएगी वो एज वी ऑल नो कि जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है उसकी इनपुट
आउट ऑफ फेज होती है, ठीक है। तो हमारे पास 180 का फेज शिफ्ट आता है। हमारे पास सिग्नल तो एम्पलीफाइड आया है, लेकिन हमारे पास जो फेज शिफ्ट है वो 180 है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड स्टेज भी मौजूद है, और वो भी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही है। उसके लिए भी सेम वही कंपोनेंट्स यूज हुए, जैसे यहाँ पे R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर का काम कर रहे थे, यहाँ भी R1 एंड R2 वही काम कर रहे हैं। सेम हमने NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। बेस पे हमारे पास ये ऑल्दो हमारी आउटपुट थी, लेकिन जब हम इस NPN ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो ये इसके लिए एक इनपुट साबित होगी। तो यहाँ पे हमें बेस के थ्रू इनपुट मिल रही है। ये कैपेसिटर हमने इसलिए लगाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ब्रिज का काम कर रहा है इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के दरमियान। सेकेंडली ये इसका यूज़ ये है, वही कैपेसिटर का एक ही यूज़ है कि हमारे पास जो AC है वो उस सिग्नल को अलाउ करे और DC को पास करे। अगर हमारे पास कुछ DC सिग्नल बच जाता है तो वो यहाँ के ब्लॉक हो जाएगा। फर्दर अगर जब ये इनपुट, ये वैसे इसकी आउटपुट है और इसकी इनपुट है, जब ये बेस पे ये इनपुट हमें मिलती है। नाउ कॉमन एमिटर जो NPN है सेम उसी तरह से वर्क करता है, और ये हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हमें इन फेज इस इनपुट जो हमारी फर्स्ट इनपुट थी उसके इन फेज लेकिन बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है। एंड दैट्स वाई हम इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत एम्पलीफाइड सिग्नल मौजूद हो जो कि इन फेज हो, जो इनपुट हम दें, ठीक है। ये इनपुट इसकी आउटपुट है और इसकी इनपुट है। अब इस इनपुट के 180 शिफ्ट होगा तो दोबारा वो वही उसकी फेज शिफ्ट हो जाएगी, जो फर्स्ट में थी वही उसका फेज होगा, और हमारे पास जो सिग्नल होगा ये ऑलरेडी एम्पलीफाइड था तो ये उससे भी ज़्यादा एम्पलीफाइड होगा, इसका एम्पलीट्यूड उससे भी ज़्यादा होगा। अब हम RC कपल्ड एम्पलीफायर का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें हम वोल्टेज गेन और फ्रिक्वेंसी का जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हमारे पास जैसे अब हमारे पास फ्रिक्वेंसी की डिफरेंट रेंजेस होती है। हमारे पास जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का होता है। हमारे पास जो ये इसको हम कहते हैं लो फ्रिक्वेंसी रेंज, ठीक है। ये हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, जबकि दिस इज हमारे पास ये जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी रेंज है, और ये हमारे पास मिड फ्रिक्वेंसी रेंज है। यहाँ से लेकर जब हम लो फ्रिक्वेंसीज की बात कर रहे हैं तो उस दौरान हमारे पास वोल्टेज गेन बढ़ता है या कम होता है, हम उसको देखते हैं। हमारे पास एक टर्म होती है जिसमें दिस इज फ्रिक्वेंसी एंड दिस इज द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है हमारे पास जो रिएक्टेंस होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फॉर एग्जांपल 0 था और ये हमारे पास अगर 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कम था लेकिन 50 हर्ट्ज तक ये बढ़ा। जब 50 हर्ट्ज पे बढ़ा तो हमारे पास जो वोल्टेज गेन था वो मैक्सिमम था। इससे आगे अगर हम ये देखते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। अब कांस्टेंट वैल्यू क्या है कि आगे जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी रिएक्टेंस कम होगी। जब रिएक्टेंस कम होगी तो ज़्यादा आउटपुट सिग्नल मिलने की तवक्को की जा सकती है। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि जब ज़्यादा जो हमारे पास एम्पलीफाइड सिग्नल था एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज, ठीक है, आउट ऑफ फेज सिग्नल था हमारे पास जो एम्पलीफाइड सिग्नल, अब ये सेकंड स्टेज में जाना चाह रहा है। जब ये सेकंड स्टेज में जाएगा और इसका मोस्ट पार्ट सेकंड स्टेज में चला जाएगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एक्सी कम होगा, जितनी कम रिएक्टेंस होगी उतना ज़्यादा सिग्नल पास करेगा। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लोडिंग इफेक्ट होगा, वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर सकता है। लेकिन इस दौरान इस रेंज के दौरान जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है हमारे पास जो वोल्टेज गेन आता है वो कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। कहीं कोई फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं लेकिन रहता वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी रेंज है, फॉर एग्जांपल हमने इसको कहा 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी रेंज आती है। अब हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में वोल्टेज गेन कम क्यों होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि फ्रिक्वेंसी बढ़ने की वजह से जो हमारे पास रिएक्टेंस होती है कैपेसिटर की वो बहुत कम हो जाती है।
जिसकी वजह से मैक्सिमम जो सिग्नल है वो पास करता है। जैसे जैसे आप मज़ीद फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं वो रिएक्टेंस कम हो जाती है और मैक्सिमम जो उसमें से सिग्नल है वो पास करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करता है और इस वजह से हमारे पास वोल्टेज गेन जो है वो इस रेंज में कम हो जाता है। ठीक है, इस रेंज में एक लिमिट तक बढ़ता है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज गेन कम होता है। नेक्स्ट इस रेंज में भी एक लिमिट तक बढ़ता है लेकिन वोल्टेज गेन टुवर्ड्स डिक्लाइन होने लग जाता है और वो टुवर्ड्स एक्सेस से मूव करने लग जाता है। और यहाँ पे जो है हमारे पास वो जो है एक तरफ से हमारे पास एक्सी बढ़ रही है, आउटपुट जो है हमें अच्छा मिलने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ यही बात है कि ये भी शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव कर सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कैंसलेशन के बाद हमारे पास जो सिग्नल आता है वो कांस्टेंट रहता है। अब हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में हम रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स का यूज़ करके सर्किट बनाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस होती है वो बहुत लो होती है और ये हमारे लिए बहुत इकोनॉमिकल साबित होता है। दूसरी बात ये है कि रजिस्टर और कैपेसिटर जो है वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और ट्रांजिस्टर्स भी, जिसकी वजह से इसका जो मेकिंग होती है वो आसान होती है। दूसरा, ये सर्किट लाइट वेट होता है। ठीक है, और तीसरी बात हमने जैसे कि डिस्कस की, जब हमने ग्राफ की बात की तो हमने 3 तरह की रेंजेस शो करवाई और उसमें हमने कहा कि हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी रेंज थी, मिड फ्रिक्वेंसी रेंज थी और हाई फ्रिक्वेंसी रेंज थी। तो एक वाइड रेंज में जो है हमारे पास हमें गेन मिलता है, वोल्टेज गेन मिलता है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस, हर चीज़ की जब हम एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करें तो हमने ये देखा था कि लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास बैंड्स थे उसके दौरान जो हमारे पास वोल्टेज गेन था वो बहुत कम था, हमें कांस्टेंट वोल्टेज गेन नहीं मिल रहा था। हमारे पास जो वोल्टेज गेन होती है वो भी कम होती है और जो हमारे पावर गेन मिलती है वो भी कम होती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि रजिस्टर और कैपेसिटर क्योंकि चीप होते हैं तो उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं। जब मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रखे जाते हैं तो हमारे पास डिस्टॉर्शन पैदा होती है सिग्नल्स की वजह से, जिसकी वजह से वो बहुत नॉइसी हो जाते हैं, उनकी वेव्स लाउड हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि इम्पिडेंस मैचिंग नहीं हो पाती। इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस में बहुत फ़र्क होता है। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस को अगर डिस्कस करें तो हम देख सकते हैं कि आरएफ यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशंस में इस्तेमाल होते हैं, वो वायरलेस कम्युनिकेशंस होती हैं। फिर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस में भी ये यूज़ होते हैं और इसको कंट्रोलर्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हम जो इनपुट देते हैं उसकी एम्प्लीफिकेशन करने के बाद हम ऑलमोस्ट डिज़ायर्ड आउटपुट ही हासिल करते हैं।